एक समय की बात है, जंगल में चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, चंद्रगुप्त, क्या तुम्हें पता है कि मूर्ख कौन होते हैं? वे लोग जो बिना सोचे समझे, बिना पूछे अपनी बातें दूसरों को बता देते हैं या बेवजह बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं। ज्यादा बोलना इंसान को मुसीबतों में फंसा देता है। इससे वह अपने लिए अनजाने में ही परेशानियां खड़ी कर लेता है। चंद्रगुप्त ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, तो क्या मुझे बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, नहीं चंद्रगुप्त, बोलना जरूरी है, लेकिन कब बोलना है, कहां बोलना है और कहां चुप रहना है, यह तुम्हें समझना होगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जैसा कौआ बहुत बोलता है लेकिन उसकी काम किसी को पसंद नहीं आती, वैसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर ही बोलना चाहिए। कोयल भले ही कौए जैसी दिखती हो, लेकिन उसकी मधुर आवाज हर दिल को छू लेती है। ठीक उसी तरह हमें अपनी बातों को संयमित और मधुर रखना चाहिए। आज हम एक ऐसी कहानी और चाणक्य की 7 नीतियों के बारे में बात करेंगे जो हमें सिखाती हैं कि कुछ बातें गुप्त रखना ही बुद्धिमानी है। आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताऊंगा जो तुम्हें किसी भी कीमत पर दूसरों से नहीं बतानी चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। ये 7 बातें हमेशा गुप्त रखो, क्योंकि इन्हें जानकर कोई भी तुम्हारे जीवन का अंदाजा लगा सकता है। तुम क्या हो, तुम्हारी अहमियत क्या है, यह अगला व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। चंद्रगुप्त ने उत्साह से कहा, गुरुदेव, कृपया बताइए वो कौन कौन सी बातें हैं? चाणक्य ने गहरी सांस ली और बोले, इन 7 बातों को समझने से पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामू बहुत ही भोला और बातूनी था। उसे अपनी हर बात, चाहे वह निजी हो या छोटी मोटी, सबको बताने की आदत थी। अपने मन की बातें, जैसे घर में क्या हुआ, उसका क्या सपना है, उसकी क्या परेशानी है, वह सबके साथ बांट लेता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों को बताया कि उसकी पत्नी के साथ उसका झगड़ा हुआ। फिर किसी को अपनी आर्थिक तंगी की बात बता दी। धीरे धीरे उसने अपने मन की हर बात या अपनी कमजोरियों तक गांव वालों के सामने उजागर कर दी। शुरुआत में तो लोगों ने उसकी बातों को सुना, लेकिन जल्द ही गांव में हर कोई रामू की हर बात जान गया। कोई उसका मजाक उड़ाने लगा, कोई उसे हल्के में लेने लगा। रामू की कोई भी बात ऐसी नहीं बची जो गांव वालों को न पता हो। नतीजा यह हुआ कि रामू की इज्जत और अहमियत धीरे धीरे खत्म हो गई। लोग उसे गंभीरता से लेना बंद कर चुके थे। रामू की यह आदत उसे ले डूबी, क्योंकि उसने अपनी निजी बातें गुप्त नहीं रखी। अपनी निजी बातें गुप्त नहीं रखी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, रामू की तरह ना बनो, अपनी बातों को गुप्त रखना सीखो। अब मैं तुम्हें उन 7 बातों के बारे में बताता हूं जिन्हें कभी भी दूसरों के सामने नहीं लाना चाहिए। अब हम 7 ऐसी बातों पर चर्चा करेंगे जिन्हें चाणक्य के अनुसार कभी भी दूसरों के सामने नहीं बताना चाहिए। इनके बारे में विस्तार से समझेंगे, लेकिन संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से, ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और अपने जीवन में लागू कर सकें। अपने घर, परिवार और रिश्तों की बातें। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि घर परिवार की बातें घर की 4 दीवारी के भीतर ही रहनी चाहिए। आपके परिवार की समस्याएं, झगड़े या निजी मामले, चाहे कितने छोटे क्यों ना हों, उन्हें बाहर लाने से आपके रिश्तों में अविश्वास और मनमुटाव पैदा हो सकता है। चंद्रगुप्त को समझाते हुए चाणक्य कहते हैं कि अगर आप अपने परिवार की बातें, जैसे पति पत्नी के बीच का व्यवहार, बच्चों की शरारतें या आर्थिक स्थिति को दूसरों के सामने खोलते हैं, तो लोग इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। इससे न केवल आपके परिवार की एकता कमजोर होती है, बल्कि समाज में आपकी इज्जत भी प्रभावित हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने दोस्तों को बताते हैं कि आपके और आपके जीवन साथी के बीच छोटा सा विवाद हुआ, तो हो सकता है कि वे इसे बढ़ा चढ़ा कर देखें और आपके रिश्ते को कमजोर समझें। इससे आपके परिवार में और तनाव बढ़ सकता है। इसके बजाय अगर आप इन बातों को के भीतर ही सुलझाते हैं, तो आपके रिश्ते मजबूत रहते हैं। परिवार की गोपनीयता बनाए रखने से आपसी विश्वास बढ़ता है और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बनी रहती है। इसीलिए अपनी पारिवारिक बातों को गुप्त रखें और उन्हें केवल उन लोगों तक सीमित रखें जिन पर आप भरोसा करते हैं। यह आपके परिवार की एकता और आपके आत्मसम्मान की रक्षा करता है। कमाई और अपनी आय। चाणक्य कहते हैं कि अपनी आय या वित्तीय स्थिति को दूसरों के सामने उजागर करना बुद्धिमानी नहीं है। चाहे आपकी आय कम हो या अधिक, इसे गुप्त रखने से आपकी वित्तीय स्वतंत्रता और सामाजिक सम्मान सुरक्षित रहता है। चंद्रगुप्त को समझाते हुए चाणक्य कहते हैं कि
कि अगर आप अपनी सैलरी, बिजनेस की कमाई या अन्य आय के स्रोतों का खुलासा करते हैं तो लोग आपकी तुलना करने लगते हैं। इससे जलन, मतभेद या अनावश्यक अपेक्षाएं पैदा हो सकती हैं। अगर आपकी आय अधिक है तो लोग आपसे कर्ज मांग सकते हैं और अगर कम है तो वे आपका मजाक उड़ा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने अपने दोस्तों को बताया कि आपने हाल ही में अपने बिजनेस में अच्छा मुनाफा कमाया। इससे कुछ लोग आपसे कर्ज मांगने लग सकते हैं या आपकी सफलता से जलन महसूस कर सकते हैं। वहीं अगर आप अपनी आय को गुप्त रखते हैं तो आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। अपनी आय को गुप्त रखने से आप अपने वित्तीय फैसले स्वतंत्र रूप से ले सकते हैं और आपकी प्रतिष्ठा बनी रहती है। इसके लिए अपनी आय के बारे में सावधानी से बोलें, वित्तीय दस्तावेज सुरक्षित रखें और सोशल मीडिया पर अपनी आर्थिक उपलब्धियों का प्रचार करने से बचें। यह आपकी आर्थिक सुरक्षा और मानसिक शांति को बनाए रखता है। अपनी गलतियां और बुराइयां। चाणक्य कहते हैं कि अपनी अतीत की गलतियों और भविष्य की योजनाओं को दूसरों के सामने उजागर करना समझदारी नहीं है। अतीत की गलतियां आपकी कमजोर छवि बनाती हैं और भविष्य की योजनाएं आपकी सफलता का आधार होती हैं। इन्हें गुप्त रखने से आप अपनी प्रतिष्ठा और लक्ष्यों को सुरक्षित रख सकते हैं। चंद्रगुप्त को समझाते हुए चाणक्य कहते हैं कि अगर आप अपनी पुरानी गलतियों जैसे कोई गलत निवेश या रिश्ते में की गई भूल को बार बार दूसरों के सामने दोहराते हैं तो लोग आपको असफल या कमजोर समझने लगते हैं। इसी तरह भविष्य की योजनाएं जैसे नया बिजनेस शुरू करने की रणनीति गुप्त रखनी चाहिए। अगर आप इन्हें खुलासा करते हैं तो आपके प्रतिद्वंदी इसका फायदा उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी नई बिजनेस योजना को सबके सामने बताते हैं तो कोई प्रतिद्वंदी आपकी योजना की नकल कर सकता है या उसे नाकाम करने की कोशिश कर सकता है। अपनी गलतियों से सीखकर और योजनाओं को गुप्त रखकर आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रख सकते हैं। इसके लिए अपनी गलतियों को भूलकर आगे बढ़ें और अपनी योजनाओं को केवल उन लोगों के साथ साझा करें जिन पर आप पूर्ण भरोसा करते हैं। यह आपकी सफलता की राह को सुरक्षित बनाता है। 4. अपनी कमजोरी या ताकत। चाणक्य कहते हैं कि अपनी कमजोरियों और ताकत को दूसरों के सामने उजागर करना बुद्धिमानी नहीं है। आपकी कमजोरियां जैसे कोई डर या व्यक्तिगत कमी और ताकत जैसे कोई विशेष कौशल आपके निजी हथियार हैं। इन्हें गुप्त रखने से आप प्रतिस्पर्धा में आगे रहते हैं। चंद्रगुप्त को समझाते हुए चाणक्य कहते हैं कि अगर आप अपनी कमजोरियों जैसे आत्मविश्वास की कमी या किसी क्षेत्र में अनुभव की कमी को सबके सामने बताते हैं तो लोग इसका फायदा उठाकर आपके खिलाफ चाल चल सकते हैं। इसी तरह अपनी ताकत जैसे कोई अनोखी रणनीति या कौशल को गुप्त रखना चाहिए। अगर आप इसे उजागर करते हैं तो प्रतिद्वंदी उसकी नकल करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे आपकी विशेषता का महत्व कम हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आपकी मार्केटिंग रणनीति अनोखी है तो इसे खुलासा करने से आपके प्रतिद्वंदी इसका फायदा उठा सकते हैं। अपनी कमजोरियों और ताकत को गुप्त रखने से आपकी छवि मजबूत रहती है और आप अपने लक्ष्यों को सुरक्षित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सावधानी से बोलें और अपनी कमजोरियों को सुधारने के लिए आत्ममंथन करें, लेकिन इन्हें सार्वजनिक न करें। अपने अपमान की बातें। चाणक्य कहते हैं कि अपने अपमान को दूसरों के सामने उजागर करना आपकी छवि को कमजोर करता है। अगर आपको कहीं अपमान का सामना करना पड़ता है तो उसे निजी रखें और उसका सही तरीके से सामना करें। चंद्रगुप्त को समझाते हुए चाणक्य कहते हैं कि अगर आप अपने अपमान की बात जैसे कार्यस्थल पर डांट या सामाजिक रूप से नीचा दिखाए जाने की घटना को दूसरों के सामने बताते हैं तो लोग आपकी कमजोर छवि बनाते हैं। वे आपकी सहानुभूति तो जता सकते हैं लेकिन आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके बॉस ने मीटिंग में आपकी गलती पर डांटा और आप इस बात को अपने सहकर्मियों के सामने बताते हैं तो वे आपको कमजोर समझ सकते हैं। इसके बजाय अगर आप इस अपमान को निजी रखते हैं और अपनी गलती को सुधारने पर ध्यान देते हैं तो आपकी छवि मजबूत रहती है। अपमान का सामना शांति और संयम से करें और इसे दूसरों के सामने प्रचारित करने से बचें। इससे आपका आत्मसम्मान और सामाजिक गरिमा बनी रहती है। 6. भावनाएं, मन की बातें। चाणक्य कहते हैं कि अपने मन की भावनाओं जैसे क्रोध, दुख या घृणा को दूसरों के सामने खुलकर व्यक्त करना बुद्धिमानी नहीं है। इससे आपकी मानसिक स्थिति कमजोर दिखती है। चंद्रगुप्त को समझाते हुए चाणक्य कहते हैं कि अगर आप अपने मन के गहरे दर्द, क्रोध या निराशा को सबके सामने जाहिर करते हैं
तो लोग आपकी कमजोरी का अंदाजा लगा सकते हैं और आपकी छवि खराब कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने किसी दोस्त के व्यवहार से दुखी हैं और इस दुख को सबके सामने बताते हैं, तो लोग आपको भावनात्मक रूप से कमजोर समझ सकते हैं। इसके बजाय अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें और उन्हें सही समय पर सही व्यक्ति के सामने व्यक्त करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको गुस्सा आता है तो उसे तुरंत जाहिर करने के बजाय शांत होकर स्थिति को संभालें। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए ध्यान, आत्ममंथन या किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करें। इससे आपकी मानसिक शक्ति बढ़ती है और लोग आपकी संयमित छवि का सम्मान करते हैं। अपनी भावनाओं को गुप्त रखकर आप अपने मानसिक संतुलन को बनाए रख सकते हैं। 7. दान पुण्य की बातें। चाणक्य कहते हैं कि दान और पुण्य का असली फल तभी मिलता है जब उसे गुप्त रखा जाए। दान का बखान करने से उसका महत्व कम हो जाता है। चंद्रगुप्त को समझाते हुए चाणक्य कहते हैं कि अगर आप अपने दान, जैसे किसी गरीब को भोजन देना या मंदिर में दान देना, का प्रचार करते हैं तो लोग इसे दिखावा समझ सकते हैं। इससे आपके दान की पवित्रता कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी जरूरतमंद को मदद की और इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दी, तो लोग आपकी नीयत पर सवाल उठा सकते हैं। इसके बजाय दान को चुपचाप और निस्वार्थ भाव से करें। गुप्त दान से आपकी आत्मा को सच्ची शांति मिलती है और आपका पुण्य 2 गुना बढ़ता है। इसके लिए अपने दान की बात को अपने दिल में संजोए रखें और इसे दूसरों के सामने बयां करने से बचें। यह आपके दान को दिव्य बनाता है और आपकी अच्छाई का वास्तविक मूल्य बढ़ाता है। इन नीतियों को अपने जीवन में अपनाकर हम एक संयमित, बुद्धिमान और सफल जीवन जी सकते हैं। कि अपनी कमजोरी किसी औरत को नहीं बतानी चाहिए। चाणक्य मुस्कुराए और थोड़ा हंसे। उनकी हंसी में ज्ञान की गहराई थी। वे बोले, औरत का स्वभाव चंचल और मृदुल होता है कि कोमल होती है। यह बात सच है कि उनके दिल में कभी कोई बात देर तक नहीं छुपती रहती। चंद्रगुप्त, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि वह कौन सी 5 बातें हैं जो तुम्हें किसी औरत को नहीं बतानी चाहिए, खासकर अपनी पत्नी को। सबसे पहले मैं तुम्हें गिनाता हूं। अब मैं तुम्हें इनमें से प्रत्येक को विस्तार से समझाता हूं, लेकिन पहले मैं तुम्हें एक लंबी कहानी सुनाता हूं जो इन सभी 5 बातों पर आधारित है। यह कहानी एक साधारण किसान की है जिसका नाम था हरिप्रसाद। इस कहानी से तुम समझोगे कि अगर ये बातें पत्नी को बता दी जाएं तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। कहानी सुनो और इसमें से सीख लो। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में हरिप्रसाद नाम का एक मेहनती किसान रहता था। गांव का नाम था गोविंदपुर, जो हरी भरी पहाड़ियों और बहती नदी से घिरा हुआ था। हरिप्रसाद की उम्र करीब 40 वर्ष की थी और वह अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था। उसके पास अच्छी जमीन थी जहां वह धान, गेहूं और सब्जियां उगाता था। उसकी पत्नी का नाम था लक्ष्मी, जो घर संभालती थी और गांव में अपनी सादगी के लिए जानी जाती थी। दोनों की शादी को 10 साल हो चुके थे और उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। हरिप्रसाद और लक्ष्मी का वैवाहिक जीवन शुरुआत में बहुत सुखमय था। हरिप्रसाद अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और सोचता था कि पति पत्नी के बीच कोई रहस्य नहीं होना चाहिए। वह हर बात लक्ष्मी से साझा करता था, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। 1 साल पहले की बात है। मानसून अच्छा था और हरिप्रसाद की फसल बम्पर हुई। उसने बाजार में अपनी फसल बेची और अच्छी कमाई की। पूरे साल की मेहनत से करीब 50,000 रुपए इकट्ठा किए। घर आकर उसने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी, इस बार फसल से 50,000 रुपए मिले हैं। अब हम घर की मरम्मत करवाएंगे, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे बचाएंगे और थोड़ा ऐशो आराम भी करेंगे। लक्ष्मी खुश हुई, लेकिन धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। वह सोचने लगी कि इतने पैसे हैं तो क्यों न नए कपड़े, गहने और घरेलू सामान खरीदें। हरिप्रसाद ने कभी मना नहीं किया, लेकिन लक्ष्मी ने खर्च पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। जब हरिप्रसाद खेत के लिए नई बीज खरीदने जाता, लक्ष्मी कहती, तुम इतना कमाते हो, लेकिन क्या जरूरत है इतना खर्च करने की? थोड़ा बचाओ ना। धीरे धीरे जरूरी खर्चों पर भी रोक लगने लगी। एक बार हरिप्रसाद को खेत में नई सिंचाई की मशीन की जरूरत पड़ी, जो 10,000 रुपए की थी। लक्ष्मी ने मना कर दिया, नहीं, इतना पैसा व्यर्थ मत करो, हमारी कमाई इतनी ही है, बचाओ। हरिप्रसाद उदास हो गया, क्योंकि बिना मशीन के फसल प्रभावित हुई और अगले साल कमाई कम हुई। पहली बात, कमाई बताने से नुकसान हो गया,
घर में तनाव बढ़ा और हरिप्रसाद की मेहनत बेकार जाने लगी। लेकिन हरिप्रसाद ने इससे सीख नहीं ली। वह अपनी कमजोरियां भी लक्ष्मी से छुपाता नहीं था। हरिप्रसाद को बचपन से अंधेरे से डर लगता था। रात में अकेले खेत जाना उसके लिए मुश्किल था। एक शाम जब वह लक्ष्मी से बात कर रहा था तो बोला, लक्ष्मी, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। बचपन में एक बार जंगल में भटक गया था, तब से यह कमजोरी है। लेकिन तुम्हारे साथ हूं तो सब ठीक है। लक्ष्मी ने पहले हंसी में उड़ाया, लेकिन बाद में इसका फायदा उठाने लगी। जब भी घर में कोई काम होता, जैसे रात में गाय को चारा देना या बाहर से पानी लाना, लक्ष्मी कहती, तुम तो अंधेरे से डरते हो, मैं कर लूंगी, लेकिन बदले में तुम मुझे नए गहने दिलाओ। हरिप्रसाद मजबूर हो जाता। एक बार गांव में मेला लगा और लक्ष्मी ने जिद की कि रात में साथ चलो। हरिप्रसाद ने मना किया तो लक्ष्मी ने कहा, तुम्हारी कमजोरी जानती हूं, लेकिन अगर नहीं चले तो घर में रहो। हरिप्रसाद गया, लेकिन रास्ते में डर से बीमार पड़ गया। घर लौटकर बिस्तर पर पड़ा रहा और अगले दिन खेत का काम छूट गया। कमजोरी बताने से न केवल उसका मनोबल टूटा, बल्कि घरेलू जीवन में असंतुलन आ गया। लक्ष्मी अब हर बात में उसकी कमजोरी का हवाला देकर अपनी इच्छाएं पूरी करवाती। नुकसान यह हुआ कि हरिप्रसाद का आत्मविश्वास कम हो गया और वह छोटे छोटे कामों में भी हिचकिचाने लगा। हरिप्रसाद को गांव के जमींदार से एक बार अपमान सहना पड़ा। जमींदार ने खेत की सीमा पर विवाद किया और हरिप्रसाद को सबके सामने डांटा, तुम जैसे गरीब किसान क्या जानते हो, चुपचाप अपना काम करो। हरिप्रसाद चुप रहा, लेकिन घर आकर लक्ष्मी से सब बता दिया। लक्ष्मी, आज जमींदार ने मुझे बहुत अपमानित किया। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल टूट गया। लक्ष्मी ने पहले सहानुभूति दिखाई, लेकिन बाद में हर झगड़े में ताना मारने लगी। तुम तो जमींदार से अपमान सहते हो, तुम क्या मर्द हो? मैंने सोचा था तुम मजबूत हो। ये ताने हरिप्रसाद को रोज सुनने पड़ते। एक दिन खेत में काम करते हुए वह सोच में डूब गया और गलती से फसल पर कीटनाशक ज्यादा डाल दिया, जिससे आधी फसल बर्बाद हो गई। अपमान की बात बताने से घर में शांति भंग हुई और हरिप्रसाद का मन काम से उचटने लगा। नुकसान यह हुआ कि उसकी उत्पादकता कम हुई और परिवार आर्थिक संकट में फंस गया। हरिप्रसाद ने एक बार गांव के गरीब विधवा को 5,000 रुपए दान दिए, क्योंकि उसकी बेटी की शादी थी। उसने सोचा कि यह नेक काम है। घर आकर लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी, आज मैंने विधवा को दान दिया, दिल को सुकून मिला। लेकिन लक्ष्मी नाराज हो गई, तुम्हारा पैसा व्यर्थ गया। हमारे खुद के बच्चे हैं, पहले उन्हें देखो। उसके बाद हर दिन ताने, तुम दान करके क्या साबित करना चाहते हो, हम गरीब हो जाएंगे। हरिप्रसाद ने दान देना बंद कर दिया, लेकिन मन में अपराध बोध रहा। एक बार गांव में सूखा पड़ा और कई लोग भूखे थे। हरिप्रसाद मदद करना चाहता था, लेकिन लक्ष्मी के तानों से डरकर नहीं किया। नतीजा, गांव वाले उसे स्वार्थी समझने लगे और उसकी प्रतिष्ठा गिर गई। दान की बात बताने से न केवल पुण्य कम हुआ, बल्कि घर में कलह बढ़ी और सामाजिक जीवन प्रभावित हुआ। चाणक्य की यह शिक्षाप्रद कहानी जो उन्होंने चंद्रगुप्त को दी, 5 महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है, जो एक पुरुष को अपनी पत्नी से कुछ खास बातें छिपाने की सलाह देती हैं। पहली बात, अपनी कमाई। चाणक्य का यह पहला सिद्धांत कि एक पुरुष को अपनी आय के बारे में अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए, भारतीय संस्कृति और पारिवारिक गतिशीलता के संदर्भ में गहरा अर्थ रखता है। चाणक्य का यह विचार केवल धन की गोपनीयता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैवाहिक जीवन में संतुलन, स्वायत्तता और मनोवैज्ञानिक गतिशीलता को बनाए रखने के बारे में भी है। चाणक्य के समय में पुरुष परिवार का मुख्य आर्थिक आधार हुआ करता था। वह आय का प्रबंधन करता था और परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों को संभालता था। चाणक्य का मानना था कि यदि पत्नी को पति की पूरी आय का पता चल जाए तो वह खर्चों पर नियंत्रण करने की कोशिश कर सकती है। यह नियंत्रण कई बार अनावश्यक तनाव का कारण बन सकता है। चाणक्य के अनुसार पत्नी का स्वभाव सुरक्षा और स्थिरता की तलाश में होता है। यदि उसे आय की पूरी जानकारी हो तो वह खर्चों को सीमित करने की कोशिश कर सकती है, जो जरूरी खर्चों को भी प्रभावित कर सकता है। इससे घर में तनाव बढ़ सकता है और वैवाहिक सुख में कमी आ सकती है। भारतीय संस्कृति में परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी अक्सर पुरुषों पर होती थी, खासकर चाणक्य के समय में। पत्नी का कार्य क्षेत्र मुख्य रूप से घरेलू और सामाजिक जिम्मेदारियों तक सीमित था। चाणक्य का यह सुझाव उस समय के सामाजिक ढांचे को ध्यान में रखकर दिया गया था, जहां पुरुष की आय का प्रबंधन और उसका उपयोग परिवार की समग्र भलाई के लिए किया जाता था।
हालांकि यह विचार आधुनिक संदर्भ में कुछ हद तक विवादास्पद लग सकता है, क्योंकि आज के युग में पति पत्नी दोनों ही आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सहभागी हो सकते हैं। फिर भी चाणक्य का यह सिद्धांत मनोवैज्ञानिक स्तर पर आज भी प्रासंगिक है। आज के समय में जहां पति पत्नी दोनों ही कामकाजी हो सकते हैं और आर्थिक पारदर्शिता को एक स्वस्थ रिश्ते का हिस्सा माना जाता है, चाणक्य का यह सुझाव कुछ हद तक पुरातन लग सकता है। हालांकि इसका मूल सिद्धांत संतुलन बनाए रखना आज भी लागू होता है। उदाहरण के लिए, यदि एक साथी अपनी पूरी आय का खुलासा करता है, तो दूसरा साथी उस जानकारी का उपयोग करके खर्चों, निवेश या बचत पर अनावश्यक दबाव डाल सकता है। इससे रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। इसलिए चाणक्य का यह सुझाव यह नहीं कहता कि पति पत्नी को पूरी तरह से आर्थिक मामलों में अलग रखा जाए, बल्कि यह सुझाव देता है कि कुछ गोपनीयता और स्वायत्तता दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद हो सकती है। मान लीजिए, एक पति अपनी पत्नी को अपनी मासिक आय जैसे कि 1 लाख रुपए के बारे में बता देता है। पत्नी, जो परिवार की सुरक्षा और भविष्य की चिंता करती है, यह तय कर सकती है कि इस आय का 70% हिस्सा बचत या निवेश में जाना चाहिए। इससे पति के व्यक्तिगत खर्च जैसे कि दोस्तों के साथ बाहर जाना या अपने शौक पूरे करना सीमित हो सकते हैं। इससे पति में असंतोष की भावना पैदा हो सकती है और वह अपनी स्वतंत्रता खोया हुआ महसूस कर सकता है। दूसरी ओर, यदि पति अपनी आय का कुछ हिस्सा अपने पास रखता है और केवल सामान्य खर्चों के लिए एक निश्चित राशि पत्नी के साथ साझा करता है, तो वह इस तनाव से बच सकता है। यह गोपनीयता उसे अपनी स्वायत्तता बनाए रखने में मदद करती है। चाणक्य का यह सिद्धांत आर्थिक गोपनीयता के बारे में नहीं, बल्कि वैवाहिक जीवन में संतुलन और स्वायत्तता बनाए रखने के बारे में है। आधुनिक युग में इस सिद्धांत को लागू करने का तरीका बदल सकता है, लेकिन इसका मूल विचार रिश्ते में अनावश्यक तनाव से बचने के लिए कुछ व्यक्तिगत स्थान बनाए रखना आज भी प्रासंगिक है। पति पत्नी को एक दूसरे के साथ खुलकर बात करनी चाहिए, लेकिन कुछ मामलों में सीमाएं निर्धारित करना रिश्ते की दीर्घकालिक खुशी के लिए फायदेमंद हो सकता है। दूसरी बात, अपनी कमजोरियां। चाणक्य का दूसरा सिद्धांत यह है कि एक पुरुष को अपनी कमजोरियों के बारे में अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए। यह सिद्धांत मानव स्वभाव, रिश्तों की गतिशीलता और आत्मविश्वास के महत्व को दर्शाता है। चाणक्य के अनुसार, यदि पत्नी को पति की कमजोरियां पता चल जाएं, तो वह अनजाने में या जानबूझकर उन कमजोरियों का उपयोग करके अपनी इच्छाएं पूरी करवाने की कोशिश कर सकती है। इससे पति का आत्मविश्वास कम हो सकता है और वह रिश्ते में नियंत्रित महसूस कर सकता है। चाणक्य का यह विचार इस तथ्य पर आधारित है कि औरत का दिल कोमल होता है, लेकिन वह अनजाने में कमजोरी का दुरुपयोग कर सकती है। भारतीय समाज में पुरुष को परिवार का रक्षक और मार्गदर्शक माना जाता है। उसका आत्मविश्वास और नेतृत्व परिवार की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण होता है। यदि पति अपनी कमजोरियां जैसे कि कार्यस्थल पर असफलता, आर्थिक चिंताएं या व्यक्तिगत असुरक्षा पत्नी के सामने उजागर करता है, तो यह परिवार में उसकी स्थिति को कमजोर कर सकता है। चाणक्य का यह सुझाव उस समय के सामाजिक ढांचे को ध्यान में रखता है, जहां पुरुष की छवि मजबूत और आत्मनिर्भर होनी चाहिए थी। मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से कमजोरियों का खुलासा करना रिश्ते में विश्वास बढ़ा सकता है, लेकिन यह तभी प्रभावी होता है जब दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान करते हों। यदि एक साथी कमजोरी का उपयोग दूसरे को नियंत्रित करने के लिए करता है, तो यह रिश्ते में असंतुलन पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि पति अपनी नौकरी में असुरक्षा की भावना को पत्नी के सामने व्यक्त करता है, तो पत्नी अनजाने में उसका उल्लेख बार बार कर सकती है, जिससे पति का आत्मविश्वास और कम हो सकता है। आज के युग में जहां भावनात्मक खुलापन और पारदर्शिता को रिश्तों में महत्वपूर्ण माना जाता है, चाणक्य का यह सुझाव कुछ हद तक पुरातन लग सकता है। हालांकि इसका मूल सिद्धांत अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना आज भी लागू होता है। उदाहरण के लिए, यदि एक पुरुष अपनी पत्नी को अपनी हर कमजोरी जैसे कि नौकरी में असफलता या सामाजिक असुरक्षा के बारे में बताता है, तो पत्नी अनजाने में उसे कमजोर मान सकती है, जिससे रिश्ते में सम्मान कम हो सकता है। चाणक्य का यह सिद्धांत आत्मविश्वास और रिश्ते में संतुलन बनाए रखने पर जोर देता है। आधुनिक युग में कमजोरियों को साझा करना रिश्ते को मजबूत कर सकता है, लेकिन यह सावधानी के साथ करना चाहिए,
पति पत्नी को एक दूसरे की कमजोरियों का सम्मान करना चाहिए, न कि उनका उपयोग नियंत्रण के लिए करना चाहिए। तीसरी बात, अपने अपमान। चाणक्य का तीसरा सिद्धांत यह है कि एक पुरुष को अपने अपमान की बात अपनी पत्नी से नहीं कहनी चाहिए। यह सिद्धांत सम्मान, आत्मसम्मान और वैवाहिक जीवन में स्थिरता के महत्व को दर्शाता है। चाणक्य के अनुसार यदि पति अपनी पत्नी को अपने अपमान की बात बताता है तो पत्नी अनजाने में या जानबूझकर उसका बार बार जिक्र कर सकती है, जिससे पति का सम्मान घर में ही कम हो सकता है। अपमान को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उसे साझा करने से बचना चाहिए। भारतीय संस्कृति में पुरुष की छवि परिवार में एक मजबूत और सम्मानित व्यक्ति की होती है। यदि पति अपने अपमान की बात, जैसे कि कार्यस्थल पर हुई बेइज्जती या सामाजिक स्थिति में कमी, को पत्नी के सामने उजागर करता है तो यह उसकी छवि को कमजोर कर सकता है। चाणक्य का यह सुझाव उस समय के सामाजिक ढांचे को ध्यान में रखता है जहां पुरुष का सम्मान परिवार की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण था। मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से अपमान का खुलासा करना रिश्ते में विश्वास बढ़ा सकता है, लेकिन यह तभी प्रभावी होता है जब दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान करते हों। यदि पत्नी अपमान का जिक्र बार बार करती है तो यह पति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि पति बताता है कि उसे कार्यस्थल पर बॉस ने सबके सामने डांटा, तो पत्नी अनजाने में उसका जिक्र कर सकती है, जैसे कि तुम हमेशा बॉस से डांट खाते हो। यह टिप्पणी पति के आत्मसम्मान को और कम कर सकती है। आज के युग में जहां भावनात्मक खुलापन और समर्थन को रिश्तों में महत्वपूर्ण माना जाता है, चाणक्य का यह सुझाव कुछ हद तक पुरातन लग सकता है। हालांकि इसका मूल सिद्धांत आत्मसम्मान बनाए रखना आज भी लागू होता है। उदाहरण के लिए, यदि एक पुरुष अपनी पत्नी को अपने अपमान की बात बताता है तो पत्नी अनजाने में उसे कमजोर मान सकती है, जिससे रिश्ते में सम्मान कम हो सकता है। मान लीजिए एक पति अपनी पत्नी को बताता है कि उसे कार्यस्थल पर एक सहकर्मी ने सबके सामने अपमानित किया। पत्नी, जो अपने पति को मजबूत और सम्मानित देखना चाहती है, इस अपमान का बार बार जिक्र कर सकती है, जैसे कि तुमने उस सहकर्मी को जवाब क्यों नहीं दिया। यह टिप्पणी पति के आत्मसम्मान को और कम कर सकती है। इसके बजाय यदि पति अपने अपमान को अपने तक सीमित रखता है और उसे भूलकर आगे बढ़ता है, तो वह रिश्ते में अपनी मजबूत छवि बनाए रख सकता है। चाणक्य का यह सिद्धांत आत्मसम्मान और रिश्ते में संतुलन बनाए रखने पर जोर देता है। आधुनिक युग में अपमान को साझा करना रिश्ते को मजबूत कर सकता है, लेकिन यह सावधानी के साथ करना चाहिए। पति पत्नी को एक दूसरे के सम्मान का ध्यान रखना चाहिए, न कि अपमान का उपयोग ताने मारने के लिए करना चाहिए। चौथी बात, अपने दान। चाणक्य का चौथा सिद्धांत यह है कि एक पुरुष को अपने दान के बारे में अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए। यह सिद्धांत दान की गोपनीयता और पुण्य के महत्व को दर्शाता है। चाणक्य के अनुसार दान का पुण्य तभी मिलता है जब वह गुप्त रहता है। यदि पति अपनी पत्नी को अपने दान के बारे में बताता है तो पत्नी अनजाने में या जानबूझकर उसका बार बार जिक्र कर सकती है, जैसे कि तुमने उस पैसे को बेकार में दे दिया। इससे दान का पुण्य कम हो सकता है और घर में तनाव बढ़ सकता है। पांचवी बात, सगे भाई या दोस्त को दिया हुआ उधार। चाणक्य का पांचवा सिद्धांत यह है कि एक पुरुष को अपने सगे भाई या दोस्त को दिए हुए उधार के बारे में अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए। यह सिद्धांत रिश्तों में विश्वास और आर्थिक संतुलन के महत्व को दर्शाता है। चाणक्य के अनुसार यदि पति अपनी पत्नी को सगे भाई या दोस्त को दिए हुए उधार के बारे में बताता है तो पत्नी अनजाने में या जानबूझकर उसका बार बार जिक्र कर सकती है, जैसे कि तुमने उस पैसे को बेकार में दे दिया। इससे घर में तनाव बढ़ सकता है, खासकर यदि उधार वापस नहीं आता है। भारतीय संस्कृति में परिवार और दोस्तों के बीच आर्थिक मदद आम बात है। हालांकि चाणक्य का यह सुझाव उस समय के सामाजिक ढांचे को ध्यान में रखता है, जहां आर्थिक संसाधन सीमित थे और उधार का वापस न आना परिवार की स्थिरता को प्रभावित कर सकता था। मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से उधार का खुलासा करना रिश्ते में तनाव पैदा कर सकता है, खासकर यदि पत्नी को लगता है कि पैसा बेकार में गया। उदाहरण के लिए, यदि पति अपने भाई को 50,000 रुपये उधार देता है और पत्नी को पता चलता है, तो वह कह सकती है, तुमने उसे पैसे क्यों दिए, वह कभी वापस नहीं करेगा। यह टिप्पणी पति के रिश्तों को प्रभावित कर सकती है। आज के युग में जहां आर्थिक पारदर्शिता को रिश्तों में महत्वपूर्ण माना जाता है, चाणक्य का यह सुझाव कुछ हद तक पुरातन लग सकता है। हालांकि इसका मूल सिद्धांत रिश्तों में तनाव से बचना
आज भी लागू होता है। उदाहरण के लिए, यदि एक पुरुष अपनी पत्नी को अपने दोस्त को दिए हुए उधार के बारे में बताता है, तो पत्नी अनजाने में उसे बेकार खर्च मान सकती है, जिससे रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। मान लीजिए एक पति अपने दोस्त को 1 लाख रुपए उधार देता है और अपनी पत्नी को बताता है। पत्नी, जो परिवार की आर्थिक स्थिति की चिंता करती है, कह सकती है, तुमने उसे पैसे क्यों दिए? वह कभी वापस नहीं करेगा। यह टिप्पणी पति के दोस्त के साथ रिश्ते को प्रभावित कर सकती है। इसके बजाय यदि पति अपने उधार को गुप्त रखता है, तो वह रिश्ते में तनाव से बच सकता है। चाणक्य का यह सिद्धांत रिश्तों में विश्वास और आर्थिक संतुलन बनाए रखने पर जोर देता है। आधुनिक युग में उधार को साझा करना रिश्ते को मजबूत कर सकता है, लेकिन यह सावधानी के साथ करना चाहिए। पति पत्नी को एक दूसरे के आर्थिक निर्णयों का सम्मान करना चाहिए, न कि उनका उपयोग ताने मारने के लिए करना चाहिए, क्योंकि इंसान का मन आज भी वैसा ही लालची और जलनखोर है। पहली बात, अपनी कमाई या रोजगार की सच्चाई को कभी मत खोलो रिश्तेदारों के सामने। कमाई क्या है दोस्तों? ये तो वो पसीना है जो तुम्हारी हड्डियों से निकलता है। रात को नींद त्याग कर काम करना, दिन की थकान को नजरअंदाज कर परिवार का पेट भरना, सपनों को हकीकत का रूप देना, यही कमाई का असली रंग है। लेकिन रिश्तेदारों की दुनिया में ये मेहनत कभी नजर नहीं आती। उनके लिए ये सिर्फ एक नाप का पैमाना है, जहां वे खुद को तौलते हैं और तुम्हें नीचा दिखाते हैं। कल्पना करो, तुमने बस यूं ही बातों बातों में बता दिया कि महीने में इतने इतने रुपए आ जाते हैं। अगली बार जब कोई पारिवारिक जमावड़ा हो, कोई शादी ब्याह का मौका, तो सुनाई देगा कोई छुटकी, अरे हमारे यहां तो बेटा शुरू से ही दुगुना कमा रहा है, देखो कितना फर्क है। या अगर तुम्हारी कमाई ज्यादा है तो मीठी मीठी आवाज में कहेंगे, भाई साहब थोड़ा हाथ बटा दो ना, तुम तो कमाओगे ही, क्या फर्क पड़ता है। धन को जितना गहराई में दबाओगे उतना सुरक्षित रहेगा, बाहर लाओगे तो चोरों की दावत हो जाएगी। यह नीति इतनी गहरी है कि आज भी लागू होती है। दूसरी बात, अपना सच्चा प्रेम या दिल का लगाव कभी रिश्तेदारों को मत बताओ। प्रेम तो वो कोमल फूल है जो दिल की मिट्टी में अंकुरित होता है, हवा के एक झोंके से भी मुरझा सकता है। ये दो आत्माओं का मिलन है, जहां न कोई जाति न कोई स्टेटस। लेकिन अगर तुमने रिश्तेदारों को एक शब्द भी कहा कि मेरा दिल इस लड़की लड़के पर आ गया है, तो वो फौरन जासूस बन जाते हैं। सवालों की बाढ़ आ जाती है, कौन है वो, किस घर से, पिता का क्या धंधा है, पढ़ाई कहाँ की। फिर शुरू होता है शक का ताना बाना। हर मुलाकात पर निगाहें, हर फोन पर कान लगे। वो प्रेम को प्रेम नहीं, एक मुकदमा बना देते हैं। चाणक्य के युग की एक मार्मिक कथा याद आती है। मगध के एक राजकुमार थे, नाम था अमर। वो एक साधारण बुनकर की बेटी से प्रेम करने लगे। उसकी सादगी, उसकी मुस्कान ने दिल चुरा लिया। अमर ने खुशी में अपने मामा मामी को बता दिया, लेकिन रिश्तेदारों ने इसे राजा तक पहुंचा दिया। ये तो बिरादरी के खिलाफ है, राज्य का कलंक लगेगा। राजा ने फरमान जारी किया, रिश्ता तोड़ा गया। अमर का दिल टुकड़ों में बिखर गया। वो जंगल चला गया, कभी लौटा ही नहीं। चाणक्य जी ने कहा, दिल के बंधन को बुरी नजर से बचाओ, क्योंकि नाजुक धागे सबसे पहले फटते हैं। आज के समय में भी मित्रों, प्रेम के रास्ते पर रिश्तेदारों की जलन और पूर्वाग्रह कितने रिश्तों को तोड़ देते हैं। कोई लड़की अपने चाची को बताती है, मैं इस लड़के से प्यार करती हूं। चाची पूरे मोहल्ले में फैला देती है। घर वाले स्टेटस देखते हैं, धर्म पूछते हैं, और अगर मन न भाया तो ब्रेकअप की साजिश रचते हैं। लेकिन चाणक्य की तरह चुप रहो, रिश्ता पक्व होने दो, तब दुनिया खुद मान लेगी। तीसरी बात, अपने पुराने संघर्षों और मुश्किल दिनों की पूरी कहानी। जीवन का सबसे कीमती हिस्सा वो समय होता है जब आप संघर्ष करते हैं। पेट में रोटी नहीं, लेकिन आंखों में बड़े सपने। रातें चिंता में कटती हैं, सुबह का डर सताता है। लेकिन जब आप सफल हो जाते हैं और पुराने दिन याद करके रिश्तेदारों को सुनाते हैं, तो वो सहानुभूति नहीं दिखाते। उल्टा कहते हैं, हमें तो पहले से पता था ये ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, किस्मत से ऊपर आ गया। चाणक्य जी के शिष्य चंद्रगुप्त खुद बचपन में गरीब थे, अपमान सहा था, लेकिन उन्होंने कभी पुरानी गरीबी की कहानी दरबार के रिश्तेदारों को नहीं सुनाई। अगर सुनाते तो लोग उन्हें कमजोर समझते। चाणक्य ने सिखाया, पुराने दर्द सिर्फ उन्हें बताओ
जो तुम्हारी ताकत की कदर करे। आज अगर आप अपनी स्ट्रगल स्टोरी सुनाओ तो रिश्तेदार मजाक उड़ाते हैं। आप अच्छी कार में बैठे हो तो भी कहेंगे यही वो है जो कभी हमारे घर पैदल आता था। इससे आपका आज छोटा लगने लगता है। पुराने जख्म तमाशा नहीं, सीख होते हैं, उन्हें दिल में रखो। एक व्यक्ति था, गांव से शहर आया, मेहनत की, बड़ा व्यापार खड़ा किया, पुरानी गरीबी कभी नहीं बताई। लोग उसे राजा जैसा सम्मान देते हैं। अगर बताता तो आज भी ताने सुनता। चौथी बात, घर के अंदर के छोटे मोटे झगड़े या मनमुटाव। कौन कहता है कि हर परिवार में सब कुछ हमेशा फूलों की तरह खिलता रहता है? नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं। पति पत्नी के बीच कभी नमक कम पड़ने पर झगड़ा, कभी थकान की वजह से कड़वी बातें। माँ बाप और बच्चों में तो रोज का नजारा है, ये करो वो मत करो की जंग। भाई बहनों के बीच खिलौने का झगड़ा हो या बड़ा होकर जायदाद का। ये सब छोटे छोटे मनमुटाव घर की दीवारों के अंदर ही पनपते हैं। और हाँ, ये बिल्कुल सामान्य है, जैसे सांस लेना छोड़ना, जैसे हंसी रोना। प्यार की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि ये झगड़े खुद ब खुद समझदारी से सुलझ जाते हैं। एक गले लगना, एक माफी का शब्द और फिर सब ठीक। लेकिन यहीं पर खतरा है दोस्तों। अगर इन छोटी छोटी बातों को रिश्तेदारों के कानों तक पहुंचा दिया तो ये झगड़े घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर जंगल की आग बन जाते हैं। रिश्तेदार तो समाधान ढूंढने नहीं आते, वे मसाला ढूंढते हैं। तुम्हारी निजी जिंदगी उनके लिए एक सस्ता साबुन ओपेरा बन जाती है, जहां दर्द को हंसी में बदल दिया जाता है और शांति को कलह में। पांचवी बात, जिंदगी की बड़ी योजनाएं या सपनों के बड़े प्लान। मित्रों, जिंदगी तो एक लंबी यात्रा है ना, जहां हर कदम पर फैसले लेने पड़ते हैं। कभी छोटे मोटे, जैसे आज क्या खाना बनाऊं, तो कभी ऐसे बड़े जो पूरी दिशा बदल देते हैं, जैसे नया धंधा शुरू करना जहां रातों की नींद उड़ जाए लेकिन सपना पूरा हो जाए, या नौकरी छोड़कर कुछ नया ट्राई करना जहां दिल धड़कता है सफलता मिलेगी या फेलियर। संपत्ति खरीदना, वो घर या जमीन जो आने वाली पीढ़ियों को सहारा दे, या फिर शादी का फैसला जहां दो जिंदगियां एक हो जाएं। ये प्लान तो दिल की गहराई से निकलते हैं, मेहनत से तराशे जाते हैं, लेकिन यहीं पर खतरा मंडराता है दोस्तों। इनकी सबसे बड़ी दुश्मन क्या है? तुम्हारी ही जुबान और वे रिश्तेदार जो बाहर से तो अपनों के लगते हैं लेकिन अंदर से जहर उगलते हैं। जब तक योजना पूरी न हो जाए, जुबान पर ताला लगा लो। बताओगे तो रिश्तेदार सलाह नहीं देंगे, आलोचना करेंगे, जलन की आग में जलकर बाधा डालेंगे। ये मत करो, वो करो, फेल हो जाएगा, या चुपके से किसी को इशारा कर देंगे जो तुम्हारी राह में कांटा बिछा दे। ये बात चाणक्य जी की नीति का दिल है। योजना को गोपनीय रखो, वरना वो उड़न तितली बनकर उड़ न जाए। छठी बात, अपना मानसिक दर्द या दिल की गहरी पीड़ा। मित्रों, मन तो वो नाजुक कांच का खिलौना है ना, जो बाहर से चमकदार लगता है लेकिन अंदर से टूटने पर सालों तक जुड़ता ही नहीं। कभी कभी जिंदगी ऐसी धक्का मारती है कि सब कुछ बिखर सा जाता है। काम का बोझ कंधों पर, परिवार की चिंताएं सिर चढ़कर बोलती हैं, रातें बेचैन, दिन उदास। दिल में एक काला बादल छा जाता है, जहां न हंसी की किरण न उम्मीद की झलक। ऐसे में इंसान का पहला ख्याल क्या आता है? अपनों की गोद में सिर झटकना, रिश्तेदारों से दिल हल्का करना। चलो फूफा जी को बता दूं, शायद कोई उपाय सुझा दें, या मौसी जी तो सब समझती हैं, उनसे कह लूं। लेकिन रुक जाओ दोस्तों, ये वो जाल है जहां गिरोगे तो उबरना मुश्किल। रिश्तेदार सुन तो लेते हैं लेकिन समझते कहां हैं। तुम्हारा दर्द उनके लिए चाय की चुस्की का साथी बन जाता है। वो तुम्हारी पीड़ा को गॉसिप का मसाला बना देते हैं। अरे वो तो डिप्रेशन में डूबा हुआ है, देखो चेहरा कितना मुरझाया, शादी कौन करेगा अब, घर का क्या होगा। ये शब्द कितने कड़वे हैं मित्रों। जो दर्द तुम्हारा निजी था वो बाहर फैलते ही बदनामी का सैलाब बन जाता है। सहानुभूति की जगह ताने मिलते हैं। हमारे समय में तो ऐसा नहीं होता था। थोड़ा मजबूत बनो। और सबसे दुखद, वो लोग जो रक्त के बंधन से जुड़े हैं वही नमक छिड़कते हैं घाव पर। मन का बोझ हल्का करने की बजाय वो उसे और भारी कर देते हैं। सातवीं बात, दूसरों से अपनी तुलना करना। मित्रों, जिंदगी तो एक अजीब सी दौड़ है ना, जहां हर कोई अपनी अपनी पटरी पर दौड़ता है, लेकिन कभी कभी मन में वो कांटा चुभ जाता है। मैं क्यों पीछे हूं, वो तो इतना आगे निकल गया। खासकर रिश्तेदारों के बीच
जहां तुलना तो बस एक सांस लेने का बहाना बन जाती है। सोचो, अगर तुमने कभी यूं ही उदासी में किसी फूफा जी से कहा, फूफा जी देखो तो मेरा चचेरा भाई तो कितना सफल हो गया, बड़ी नौकरी, बड़ा घर, गाड़ी, मैं तो अभी भी यहीं जूझ रहा हूं, मैं उसके जितना क्यों नहीं। ये शब्द तो बस मन की भड़ास थे, लेकिन रिश्तेदारों के कानों में ये घंटी बज जाते हैं। वो इसे भूलते कहां हैं। ये एक स्थायी लेबल बन जाता है जो सालों तक चिपक जाता है। हर मिलने पर, हर फोन पर ताने मिलने लगते हैं। अरे अभी भी वही पुरानी बात, भाई तो उड़ान भर चुका, तू कब संभालेगा। या मीठे अंदाज में, चिंता मत कर, तू भी एक दिन उसके पीछे पहुंच जाएगा। लेकिन ये शब्द कितने कड़वे लगते हैं दोस्तों। ये तुलना तुम्हें छोटा साबित कर देती है, आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है। रिश्तेदार तो इसे अपने घमंड का आईना बना लेते हैं। देखो हमारा बेटा कितना बड़ा, ये तो, और तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी मेहनत सब भूल जाती है। ये जहर धीरे धीरे घुलता है, मन को खोखला कर देता है। सफलता की राह पर कदम बढ़ाने की बजाय तुम पीछे हटने लगते हो। तुलना का ये कीड़ा मन को चाट जाता है और रिश्तेदारों की जुबान से वो और तेजी से फैलता है। 8वीं बात, अपनी उदारता या दूसरों की मदद के काम। मित्रों, उदारता तो वो मीठा अमृत है ना, जो दिल से निकलता है और किसी के सूखे जीवन को हरा भरा कर देता है। जब तुम किसी गरीब की जेब में सिक्के डालते हो, किसी बीमार दोस्त का खर्चा उठाते हो या किसी जरूरतमंद को बिना बताए हाथ बंटाते हो, तो मन में एक अजीब सी शांति उतर आती है। जैसे कोई बोझ हल्का हो गया, जैसे दुनिया थोड़ी साफ हो गई। ये अच्छाई का बीज है जो चुपचाप पनपता है, लेकिन यहीं पर वो पुरानी बीमारी फिर सिर उठाती है, रिश्तेदारों की जुबान। अगर तुमने ये बात किसी को बता दी, अरे मैंने तो फलां को इतने पैसे दिए, मदद की, तो वो मुस्कुराते हैं, तारीफ करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और चलता है। अगले ही पल ये बात फैल जाती है, देखो वो तो दिखावा करता है, बस नाम कमाने के लिए। या हम तो सालों से ऐसे कर रहे हैं लेकिन चिल्लाते नहीं, ये तो नया फैशन है। उदारता जो पवित्र थी वो दिखावा का लेबल लग जाती है। अच्छाई बताओगे तो बदनामी मिलेगी। रिश्तेदार तो इसे अपने घमंड का हथियार बना लेते हैं। हमने तो बिना बताए किया, ये तो प्रचार के लिए। और तुम्हारा वो नेक काम जो दिल से था, मजाक बन जाता है। सालों तक ताने सुनो, अब तो तू दानवीर बन गया, कौन जानता है पीछे क्या मकसद था। यह जहर धीरे धीरे घुलता है, मन को खरोंच मारता है। जो खुशी मिली थी मदद से, वो कहीं गुम हो जाती है। मित्रों, अच्छाई तो चुपके से करो, वरना वो बोझ बन जाती है। 9वीं बात, अपनी गहरी कमजोरी। मित्रों, कमजोरी तो वो गुप्त घाव है ना, जो दिल के किसी कोने में छिपा रहता है। बाहर से तो सब कुछ ठीक लगता है, मुस्कान चेहरे पर, बातें कानों में, लेकिन अंदर से वो चुभन जो सालों से सताती है। हो सकता है वो बचपन का कोई डर हो, जैसे अंधेरे से घबराहट, या कोई पुरानी चोट, जैसे कोई विश्वासघात जो आज भी दर्द देता हो, या फिर कोई आदत, जैसे गुस्से का आवेश जो रिश्तों को तोड़ देता है। ये कमजोरियां हम सबके पास हैं दोस्तों। इंसान तो इंसान है, परफेक्ट कहां होता है, लेकिन यहीं पर वो बड़ा खतरा आ खड़ा होता है। अगर इन्हें रिश्तेदारों के सामने खोल दिया, बताओगे कि भैया मेरी ये कमजोरी है, कभी कभी काबू ना आता, तो वो सुनेंगे, हंसेंगे शायद, या सिर हिलाएंगे, लेकिन अगले झगड़े में, अगली बहस में ये कमजोरी उनका सबसे तेज हथियार बन जाएगी। देखा, मैंने कहा था ना, तू तो हमेशा कमजोर ही रहा, इसी की वजह से तो सब बिगड़ा। या तेरी ये पुरानी बीमारी फिर आ गई, कब सुधरेगा। ये शब्द कितने जहरीले होते हैं मित्रों। जो कमजोरी तुम्हारी निजी थी, वो अब सबके मुंह पर चढ़ जाती है। झगड़े में इस्तेमाल होकर वो घाव को और गहरा कर देती है। रिश्तेदार तो बस देखते रहते हैं, अपनी जीत का जश्न मनाते हुए। तुम्हारा आत्मसम्मान चूर चूर और मन में एक नया बोझ। कमजोरी बताओगे तो वो बोझ हल्का होने की बजाय पहाड़ बन जाती है। 10वीं बात, अपनी बुरी या अधूरी आदतें। मित्रों, आदतें तो वो छोटे छोटे धागे हैं ना, जो जिंदगी का कपड़ा बुनते हैं। कुछ अच्छी जो हमें ऊंचा उठाती हैं, और कुछ अधूरी या बुरी जो मन के किसी कोने में छिपी रहती हैं। जैसे कभी कभी गुस्सा फूट पड़े, या लेट उठने की आदत जो काम बिगाड़ दे, या फिर झूठ बोलने का पुराना चस्का जो विश्वास तोड़ता है। ये आदतें हम सबके पास हैं दोस्तों,
कौन इंसान बेदाग होता है? ये छोटी छोटी कमियां तो जीवन की सच्चाई हैं जो हमें सुधारने का मौका देती हैं। लेकिन यहीं पर वो बड़ा खतरा दबा बैठा है। अगर इन्हें रिश्तेदारों के सामने खोल दिया, बताओगे कि भैया मेरी एक बुरी आदत है, कभी कभी झुंझला जाता हूं, तो वो सुनेंगे, सिर हिलाएंगे, शायद हंस भी दें। लेकिन अगले ही पल ये छोटी कमी उनके लिए एक बड़ा लेबल बन जाती है। देखो, वो तो गुस्सैल है, पूरा व्यक्तित्व ही ऐसा, या ये तो हमेशा लेट करने वाला, कुछ भरोसे का नहीं। ये बातें चिपक जाती हैं जैसे चिपचिपा गोंद। छोटी कमी बताओ तो वो पूरे व्यक्तित्व पर चढ़ जाती है। रिश्तेदार तो इसे फैलाने में माहिर होते हैं। समाज में बदनामी का सैलाब आ जाता है। उस घर का लड़का तो वैसा ही है, आदतें सुधार ही न पाए, सालों तक ताने सुनो। 11वीं बात, अधूरे सपने। मित्रों, सपने तो वो उड़ते हुए पक्षी हैं ना, जो दिल के आकाश में चहकते हैं, रात को नींद में आते हैं, दिन को मेहनत का साथ देते हैं। कभी बड़ा घर बनाने का, कभी दुनिया घूमने का, कभी कोई नया आविष्कार करने का। ये अधूरे सपने जीवन की वो चिंगारी हैं जो हमें चलते रहने की ताकत देते हैं। लेकिन यहीं पर सबसे नाजुक मोड़ आता है। अगर इन्हें रिश्तेदारों के सामने खोल दिया, बताओगे कि भैया मेरा सपना है एक दिन अपनी कंपनी खोलूं या किताब लिखूं जो सब पढ़ें, तो वो सुनेंगे, मुस्कुराएंगे शायद, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा होगा। अगले ही पल शुरू हो जाता है मजाक उड़ाना। अरे वाह, तू तो अब उद्योगपति बन जाएगा, सपने तो सब देखते हैं, हकीकत में क्या करेगा? या किताब, हाँ, पहले तो सही से नौकरी संभाल ले। ये तो सिनेमा का डायलॉग लगता है। ये हंसी मजाक छोटे लगते हैं, लेकिन सपनों के पंख तोड़ देते हैं। अधूरा सपना बताओगे तो वो ताने बन जाता है। रिश्तेदार तो इसे अपने घमंड का आईना बना लेते हैं। हमारे समय में तो ऐसे सपने नहीं देखते थे, जमीन पर उतरो। और तुम्हारा वो सपना जो उड़ान भरने को बेताब था, जमीन पर गिर जाता है। आत्मविश्वास डगमगा जाता है, मेहनत का जोश ठंडा पड़ जाता है। सालों तक हर मिलने पर वही पुरानी चुटकी, अभी तक वो सपना पूरा नहीं हुआ, कब जागेगा? मित्रों, सपने तो नाजुक होते हैं, इन्हें चुपके से पालो, बताओगे तो मजाक बनेंगे।